अभी हम लोग समझेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको मोमेंटम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि मोमेंटम क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मोमेंटम वाली मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको मोमेंटम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके, अच्छा। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। आओ जरा इस एग्जांपल को समझते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक बॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। जरा देखो इस बॉल का मोशन किस तरह है। स्टार्टिंग में आप ये देख रहे हो कि ये जो बॉल है ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ये जो बॉल है ये बहुत स्लोली धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। बट कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ गया, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी कम थी, ठीक है। कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, लेकिन फिर अचानक इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और है और ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है। क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया? पक्का? तो जरा इस एग्जाम्पल को वापस से एक बार देखते हैं और यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बॉल आपने देखा स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था, तो इस बॉल का कुछ मास होगा। अज्यूम करता हूँ कि इस बॉल का मास है m, ठीक है। अच्छा, ये बॉल धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो इस बॉल का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, राइट। इस बॉल का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो मैं उस इनिशियल वेलोसिटी को ना u कहता हूँ। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी u है। अब आपको मोमेंटम के बारे में पता है, आपको पता है कि मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पर इस बॉल का मास आपको दिख रहा है और इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रही है। जब हम मास और इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, ठीक है। अभी इस बॉल का मोमेंटम ये है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी से जो मोमेंटम निकलेगा वो मोमेंटम क्या होगा? यस, वो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा। वापस एक बार रिपीट करता हूं कि यहाँ पर आप अगर देखोगे इस फॉर्मूले में तो आपको u दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है ना। ये जो बॉल है इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी के हेल्प से आप जो मोमेंटम कैलकुलेट करते हो उस मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर ये मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा इनिशियल मोमेंटम जो है वो mu के इक्वल होगा? हाँ, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा, mu के इक्वल होगा। तो इस बात को जरा आप ध्यान से याद रखना कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो mu होता है। क्या होता है? mu, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मुझे बताओ इतना क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस बॉल की वेलोसिटी को बढ़ा देता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि इस बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई है। अब ध्यान से सुनो, क्या इसका मास चेंज हुआ? सोच के बताओ। ऑफ कोर्स नॉट सर, मैंने तो इसकी वेलोसिटी बढ़ाई ना, मास थोड़ी ना बढ़ाया है। तो इसका मास अभी भी m ही है, बट इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ गया है। तो अब इसके वेलोसिटी की जगह पे u मत लिखना। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, अब इसके पास कुछ दूसरी फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है। अब इस मास और इस वेलोसिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? यस, मुझे मोमेंटम मिलने वाला है। और वो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की तरह नहीं होगा, ये मोमेंटम दूसरा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मास और वेलोसिटी को कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और ये जो मुझे p मिला है, ये जो मुझे मोमेंटम मिला है, इस मोमेंटम को मैं क्या बोलूंगा? सोचो जरा। यस, जब ये मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से मिला है तो इस मोमेंटम को भी तो मैं फाइनल मोमेंटम बोलूंगा। तो ये जो मोमेंटम है ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है? mv के इक्वल है। किसके इक्वल है? mv के। तो यहां तक हमें ये समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी mu के इक्वल होती है और फाइनल वेलोसिटी mv के इक्वल होती है। अब मैं आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा फिर। मुझे एक बात बताओ, चेंज हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? मान लो कि स्टार्टिंग में आप 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे और फिर आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया और अब आप 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ठीक है। पहले आप 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे थे, अब आप 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे आ गए हो।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज की, तो आप क्या बोलोगे? यस, आप बोलोगे कि आपने 10 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी चेंज की, है ना? तो ये चेंज आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपने 20 में से 10 को माइनस किया, तो उससे आपको चेंज मिला। मतलब आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया। सेम इसी तरह अगर मैं बोलूं कि अभी आपके पास 2 रुपया है और फिर बाद में आपके पास 10 रुपया आ गया, तो वो आपके पास कितना रुपया चेंज हुआ? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बोलोगे आपके पास 8 रुपया चेंज हुआ, है ना? पहले 2 रुपया था, अब आपके पास 10 रुपया है, तो आपके पास एक्स्ट्रा 8 रुपया है ना? तो ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपने 10 में से बाद में जो आपके पास होने वाला है वो 10 में से पहले आपके पास जो था उसको माइनस किया। मतलब आपने फाइनल में से फिर से इनिशियल को माइनस किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको चेंज कैलकुलेट करना होता है ना, तो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो। तो यहाँ पर भी अगर आपको मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना है, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो? यस, आप करोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दोगे। अब आपको पता है कि फाइनल मोमेंटम mv होता है। क्या होता है? mv होता है। और इनिशियल मोमेंटम mu होता है। क्या होता है? mu। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आप यहाँ पे बोलोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv माइनस mu। क्या बोलोगे? mv माइनस mu। तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ चुका है कि चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu होता है। क्या होता है? mv माइनस mu होता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब हम समझेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन बाबा ने अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा? न्यूटन बाबा ने अपने सेकेंड लॉ में कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये स्टेटमेंट का मतलब समझ लो आप पहले। यहाँ पर आपको बोला गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये तो आपको पता है। चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो mv माइनस mu होता है, राइट? अभी आपने यही तो सीखा कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? mv माइनस mu, है ना? बट ये रेट का मतलब क्या होता है? आओ जरा मैं आपको ये समझाता हूँ। तो याद करो वो टाइम जब आप एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, उस समय भी आपको ये रेट ऑफ चेंज वाला वर्ड दिखाई दिया था, है ना? आपने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो यहाँ पर आपने फॉर्मूले में क्या लिखा था? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वही चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे आपको कुछ समझ में आया? यस, आपको ये समझ में आया कि जब भी आपको ये रेट वर्ड दिखे ना, तो इसका मतलब है टाइम से डिवाइड करने का है। क्या करने का है? टाइम से डिवाइड करने का है। जहां भी आप देखो रेट वर्ड दिखा आपको, इसका मतलब है टाइम से डिवाइड करना है। बट टाइम से किसको डिवाइड करना है? तो याद रखना, इसके बाद जो वर्ड दिखेगा ना चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको करना है टाइम से डिवाइड, ठीक है? ये चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है? अब वहां पर आपको क्या दिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वहां पर आप क्या करोगे? चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करोगे, समझे? यहाँ पर आपको क्या दिखा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपने क्या किया? चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो वापस वहां पर जाते हैं। यस, तो अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसे आप टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसा दिखेगा, mv माइनस mu, जो कि आपका चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसे मैंने टाइम t से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? अब आप सोचोगे सर ये टाइम t है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में ये t क्या है? तो एक्चुअल में t पता है क्या है? जब आपका मोमेंटम चेंज हो रहा था ना इनिशियल वेलोसिटी से, जब आप फाइनल वेलोसिटी तक जा रहे थे, जो आपने टाइम लिया ना इसके बीच, वो टाइम t है, ठीक है? तो ये t क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। mv माइनस mu अपॉन t, ये क्या है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में समझाया है। ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो दिखेगा, उस वीडियो पे क्लिक करके आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब समझ सकते हो, ठीक है क्या? ओके, चलो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आपको सीधा सिंपल वर्ड से बता देता हूँ। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाए, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो उसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है? आगे और अच्छे समझाता हूँ, जरा देखो यहाँ पे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है? तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है भाई? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे मैं अप्लाइड फोर्स भी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको वो समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप फोर्स बढ़ाओगे, मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, आपका मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है वो इतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और आप जितना कम फोर्स लगाओगे, आपका मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है, मतलब कितना जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये जो रेट है, ये रेट उतना ही कम होगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, समझे? समझ गए रहोगे, है ना? ओके। तो यहाँ पे हमने द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इस स्टेटमेंट से कुछ ये चीज लिख दिया यहाँ पे। आपको इतना समझ में आ गया? अब आगे देखो क्या लिखा है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये एम वी माइनस एम यू है। जो आपका चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम आपका क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम का भी कुछ डायरेक्शन होगा। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होता है? जिस तरफ आपका फोर्स डायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने क्या किया है, लेफ्ट साइड फोर्स लगाया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम भी लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। मतलब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो भी लेफ्ट साइड चेंज होगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, राइट साइड फोर्स लगा रहे हो, तो आपका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो भी राइट साइड होगा, ठीक है। क्या क्लियर रहेगा? तो बस ये वही बता रहा है आपको, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये तो, ठीक है। इधर तक क्लियर है? अब ये प्रोपोर्शनलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता ही है ना। वही वीडियो जो मैंने ऊपर बोला ना, उस वीडियो में आपको अगर नहीं आता तो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अब ये फोर्स आपको दिख रहा है, इस फोर्स को लिख लो पहले, ठीक है, ओके। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन अभी फिलहाल लिख लो, क्योंकि मैं जरा इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ये एम वी माइनस एम यू अपॉन टी ना, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ, मास तो आपका कांस्टेंट रहता है ना? तो यहाँ भी वही मास है, और ये एम वी के जगह पे भी वही मास है, एम यू के जगह पे भी वही मास है। तो आप एक काम करो ना, आप एम को कॉमन ले लो। एम को जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे दिखेगा एम बाहर आ गया, और ये इधर से एम चला गया तो वी बचा, फिर ये माइनस का माइनस, यहाँ से एम चला गया तो यू बचा, और डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे आपको एम ब्रैकेट ऑफ वी माइनस यू बाई टी ऐसा दिखा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। याद करो, एसेलरेशन के टाइम पे हमने क्या देखा था? एसेलरेशन के टाइम में हमने एसेलरेशन स्मॉल ए का फॉर्मूला देखा था, v माइनस यू बाई टी। याद आया क्या? v माइनस यू बाई टी। तो मतलब v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल होता है? एसेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी तो आपको v माइनस यू बाई टी दिख रहा है। ये v माइनस यू बाई टी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एसेलरेशन लिख सकते हो, राइट। स्मॉल ए लिख सकते हो, है ना? तो आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे, ये फोर्स आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपका। अब ये m इंटू क्या करोगे आप? a लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल है? a के इक्वल है, एसेलरेशन के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास इनटू एसेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। नाउ अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कैसे हटाते हैं? रिदम है, रूल है, ध्यान से सुनो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ, और कांस्टेंट से करो मल्टीप्लाई। सिंपल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ, और कांस्टेंट से करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आपका फोर्स लिख दो आप, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन के जगह पे आप इज इक्वल्स टू लिखो, क्योंकि आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा रहे हो और इज इक्वल्स टू लगा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। किसे मल्टीप्लाई करोगे? इस एम ए को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इस एम ए को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हो। दिखा आपको यहाँ पे? अच्छा, ये जो के है ना, इस के को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर रहेगा? अब इस केस में ना, इस के की पता है वैल्यू क्या है? इस के की वैल्यू है 1। क्या सर हमेशा के की वैल्यू 1 ही होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी वैल्यू हो सकती है, बट इस केस में के की वैल्यू क्या है? 1। ये कैसे पता चला? ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या ये प्रैक्टिकली देखा गया कि के की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। क्लियर रहेगा? जब आपका मास कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पे के की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर के की वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? 1 अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इंटू एम ए क्या होता है? एम ए। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपका एफ किसके इक्वल हो गया है? एम इंटू ए के इक्वल हो गया है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फादर इज इक्वल्स टू माँ। हाँ, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ फॉर फादर, एम ए मतलब माँ, तो फादर इज इक्वल्स टू माँ। अच्छा ठीक है, गंदा जोक था, छोड़ो जाने दो, बस याद कर लो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये आपका क्या आ गया है? सॉल्व हो गया है, और ये आपका फॉर्मूला मिल गया है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पर डिराइव होते हुए दिख गया, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप कभी भी भूलना मत,
कभी भी भूलना मत, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको आगे। सो यही था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो तब तक के लिए